प्रोग्राम मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन, मेरे साथ मौजूद है आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले तहरीक इंसाफ की आज एहतजाजी तहरीक कामयाब रही या नाकाम। खैबर पख्तूनख्वा में पावर शो, कामयाबी या नाकामी। हुकूमत ने आज के एहतजाज से निपटने के लिए कौन से नए हथकंडे आजमाए। पीटीआई की लीडरशिप किस हद तक अवाम को मोबिलाइज कर सकी। क्या अंदरूनी इख्तलाफात और मनसूबाबंदी की कमी ने एहतजाजी कॉल को कमजोर किया। और अहम सवाल, क्या आने वाले दिनों में इमरान खान की रिहाई मुमकिन है। आज की सियासी सूरत हाल पर करेंगे तफसीली बातचीत। इसके अलावा बात करेंगे दूसरी तरफ ट्रंप हुकूमत मोदी सरकार के पीछे हाथ धोकर पड़ गई। रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका सख्त नाराज। ट्रंप ने आज रात भारत पर टैरिफ में इजाफे की धमकी दे दी। अब सवाल यह है कि मोदी हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस बचे हैं। इस अमरीकी दबाव के मुमकिन असरात का करेंगे तज्जिया आज के प्रोग्राम में। 5 अगस्त कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म किए 6 साल, मगर कश्मीरियों की जद्दोजहद आज भी जारी है। मोदी हुकूमत तमाम तर कोशिशों के बावजूद आज़ादी की आवाज़ दबाने में नाकाम रही। आज पाकिस्तान भर में कश्मीरियों से यकजहती के लिए रैलियां, जलसे और करारदादें। कौमी असम्बली से मुतफ़िका करारदाद मंजूर। क्या अब ट्रंप इंतजामिया मसला कश्मीर पर भारत पर दबाव बढ़ाएगी। इस पर भी करेंगे तज्जिया हकाइक के साथ आज के प्रोग्राम में। और आमिर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम ये जो पीटीआई की आज की कॉल थी और इस कॉल के साथ जो हुआ आज जी, आज जो उनकी कॉल थी जिसको नुक्ता रूज कहा गया कि आज वो रूज होगा। इस्लामाबाद में तो कोई ऐसा सड़कों के ऊपर जो है कोई रूज नहीं नज़र आया। यहाँ उनकी जो कॉल थी कि अडयाला जेल के बाहर उन्होंने इकट्ठे होना था, उसकी भी इतलाएँ ये हैं कि वहाँ सलमान अकरम, राजा लतीफ़ कोसा, महमूद खान अचकज़ई, वो अडयाला जाते हुए ही नाके पर रोक लिया गया उनको। एक सेनेटर, 2 MNAs अडयाला जेब के करीब वाले नाके, दागल नाके पर तक पहुंच पाए। और उनकी बहनें भी, जो विजुअल्स चल रहे थे, वो बैरिया में ही बैठी हुई थी। तो यहाँ तो काफ़ी वो था। केपी में कुछ जगहों पे इतला है कि उनका शो अच्छा रहा पीटीआई का, मगर वहाँ पे उनकी अपनी हुकूमत है, सो वो उस पे हैरानगी की कोई बात नहीं है। असल जो मुकाबला था, जो मसला था, या तमाम जो निगाहें ठहरी हुई थी वो पंजाब के ऊपर थी। तो पंजाब में कोई इतनी अच्छी इतलाएँ नहीं हैं। जो उम्मीदें लगाई हुई थी पीटीआई ने, वो उनकी बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई। मैं सुन रहा था आमिर मीर के प्रोग्राम में, उमैर नियाज़ी जो है वो खुद इकरार कर रहे थे कि वो उस तरह का शो नहीं हो सका। तो उनके उज़र थे कि जो पकड़ दकड़ बहुत रही थी, डर खौफ का एलिमेंट बहुत था, और लीडरशिप हमारी जो है जेलों में है, पकड़ी गई है। और अब ये इसका बात का तयन करना कि कितना ये डर खौफ का एलिमेंट था, कि फटीक फैक्टर था, थकावट क्या हो गई है पीटीआई के वर्कर में, या ये लीडरशिप की आपस में कमी और आपस की लड़ाइयाँ कितना अफेक्ट हुआ, ये अब इसके ऊपर तज्जिया करेंगे। पर मैं चाह रहा हूँ कि पहले अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से पूछ लें, ख़ास तौर पे कि वो क्या कह रहे हैं। जी, उनसे भी बिल्कुल आमिर साहब बात करेंगे। थोड़ा सा अगर मैं आपको ये पूछूं कि आपने जिस तरह कहा कि पंजाब पर नज़रें थीं, तो क्या पीटीआई ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि इस तरह के हालात में, जिसका वो खुद भी बार बार जिक्र कर रहे हैं, पहले से करते आ रहे हैं, कि वो कुछ कर पाएंगे? वर दे एक्सपेक्टिंग समथिंग बेटर? ठीक, उनकी ये जो उज़र हैं, वो बात ये है कि ये मामलात जो है, ये पकड़ धक्कड़ जो है पहले भी थी, मगर उसके बावजूद जो है पीटीआई अपने लोग निकालने में हमेशा कामयाब हो जाती थी, बुरे तरीन हालात में भी। तो इस दफ़ा जो है एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट भी आता है ना, वो सारी थकावट, और 26 नवंबर के बाद, और फिर ये 9 मई के फैसलों के बाद, फिर जो लीडरशिप है वो जो है, इसके साथ ही खबरें जो आज भी हुई है कि उसको नोटिफाई कर दिया गया है कि एक सेनेटर, MNA और सेनेटर और MPs जो हैं, उनको उनका जो है वो नोटिफाई करके उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। साथ में जो शेख वकास अकरम, जो कि उनके प्रेस सेक्रेटरी और स्पोक्समैन हैं पार्टी के, तो उनको दिया गया है कि वो 40 दिन की गैर हाज़िरी के ऊपर जो है प्रोसेस शुरू करने के लिए स्पीकर साहब ने कहा है कि इनको भी डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया जाए।
तो ये अब ये मामला जो है हुकूमत बिल्कुल ज़ाहिर है वो बिल्कुल पीछे हटी नहीं, और ये देखना ये है कि अब ये व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिपेंडेंस थी पीटीआई की कि ये बहुत अरसे बाद 8 महीने बाद उन्होंने कॉल दी थी, और ये इससे पहले भी कुछ ऐसा अभी तक कामयाबी नहीं हुई थी, और आज भी जो मैं समझता हूँ कि नहीं हो पाई है। तो इससे क्या पीटीआई पे असरात पड़ेंगे, तो और मुकदमात का क्या प्रेशर रहेगा, तो ये अब बड़े मैं समझता हूँ कि उनके लिए लम्हे जो है ना एक फ़िक्र करने की एक ज़रूरत बन गई है पीटीआई के लिए कि ये मामलात किधर जाएंगे आगे। ये अभी जो है ये एक झटका तो लगा है, अब वो दरमियान में ये भी कहा गया कि ये नुक्ता आगाज़ होगा, तो ये देखना है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये दोबारा कोई सस्टेन कर पाएंगे, कोई मेंटेन कर पाएंगे। मगर जो आज की क्योंकि जो मेन कॉल थी जिसके लिए तैयारी भी थी और उसका वो स्टार्ट भी हो रहा था, तो आज का कोई क्लाइमेक्स इतना अच्छा नहीं रहा पीटीआई के लिए। क्लियरली आप ये कह सकते हैं, सेफली कहा जा सकता है, और इसकी तरदीद पीटीआई के अपने लोग भी जो टीवी पे आज आए हुए थे मुख्तलिफ टॉक शोज़ में, इसकी तरदीद वो भी नहीं कर रहे हैं, तो मसला तो फंस गया है। एक तासुर ये भी लिया जा रहा है आमिर साहब के पीटीआई जो है वो अपने आखिरी जो कार्ड्स हैं वो भी खेल चुकी है, या ये एक तरह से वो आखिरी पत्ता था जो पीटीआई खेल के और फिर कुछ वैसे तो ये पत्ता किस तरह से था ये मैं थोड़ा समझने की कोशिश करती रही आज पूरा दिन कि क्या एक्सपेक्टेशन थी। ये हालात तो ऑलरेडी सबके सामने थे, और इन हालात में किसी भी तरह की मोबिलाइजेशन करना या तहरीक चलाने का आगाज़ करना या उसको पीक पे पहुंचाना वाज क्वाइट इम्पॉसिबल। नहीं, वो बहरहाल उन्होंने 8 महीने 26 नवंबर के बाद, अब देखिए 9 मई की सज़ाएँ भी, 26 नवंबर की भी सज़ाएँ हुई, और ये उसके बाद से ये एक क्लियरली गवर्नमेंट की तरफ से ये मैसेज आ चुका हुआ था कि जो भी इस तरह की कोशिश करेगा गवर्नमेंट पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अब ये पता नहीं क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, 2-3 साल से आप देखिए ये बहरहाल सिलसिला चल रहा है, और पीटीआई की तमाम कोशिश के बावजूद ये उस तरह का प्रेशर नहीं क्रिएट कर पाए। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इमरान खान को 2 साल हो चुके हुए हैं, और यही कहा जा रहा था कि ये एक इस तरह की तहरीक का जब अनाउंसमेंट की जाती है तो ये एक बहुत बड़ा गैम्बल, एक जुआ भी होता है, क्योंकि अगर ये बैकफायर कर जाए तो फिर उसके रिपरकशंस हैं कि आगे कोई अगर डर था हुकूमत को तो उनको ये नज़र आने लग पड़ा है कि ये जो इनका पब्लिक का जो डर था कि मज़ामत होगी और उससे मसाइल होंगे, तो ये एक झटका तो आज पीटीआई को क्लियरली लगा है। ऑफ कोर्स जो है ये उनके पास वो ये कहेंगे कि उज़र हैं और काफ़ी हद तक जो है जेन्युइन भी हैं कि पकड़ दकड़ चल रही है, तो बेसिकली उनकी जो स्ट्रेटजी है ये पकड़ दकड़ने की आप कह सकते हैं हुकूमत की कि आज की हद तक जो है वो कारगर हुई है। अब ये जो नेक्स्ट इसका जो स्टेज ये है कि अभी बताया जा रहा है कि ये इसकी तफसीलात के उमर यूब, शिबली सराज, फराज ताज गुल समेत जो है पीटीआई के 9 अरकान पार्लियामेंट जो है वो नाअहल अब करार दे दिए गए हैं, और उसमें कौमी असम्बली की 5 सीट, सेनेट की 1, पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तें शामिल हैं। अब इनके ऊपर बाई इलेक्शन है, सेनेट का तो फौरी तौर पे हो जाएगा कि ये शिबली फराज क्योंकि केपी से हैं तो वहाँ पे पीटीआई का ही सेनेटर आएगा, मगर बाकी जो उसमें वो भी फ़िलहाल काफ़ी सारे लोग भागे हुए भी हैं। और नेक्स्ट जो इतलाएँ आ रही हैं कि ये तकरीबन 40 से लेके 70 तक का फिक्र बताया जा रहा है जिनके ऊपर 9 मई और 26 नवंबर के मुकदमात हैं। अभी 2 अदालतों से दहशतगर्दी की एंटी टेररिस्ट कोर्ट से जो है ये फैसले आए हैं, तो जब ये बाकी अदालतों से भी आएंगे तो ये 40 से लेके 70 तक है। उसके अंदर सबसे अहम जो बात है वो ये है कि केपी के कितने एमपीएस होंगे, क्योंकि केपी के अंदर जो मेजॉरिटी है वो 25-30 की अब रह गई भी है बखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद। तो अगर बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में, क्योंकि मुकदमात तो बेतहाशा लोगों पे हैं, तो अगर ये इतने ज़्यादा लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं
तो ये जो एक तलवार लटक रही है जो कि अली मीन गंडापुर के अपने सर के ऊपर भी लड़ रही है, उनके ऊपर भी बेताशा मुकदमात हैं, अगर वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और उनके साथ और भी MPs PTI के डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो एक उनके पास जो सेफ हेवन बची हुई है KP, जहाँ पे सारे इस वक्त उनके मफरूर जो हैं जिनको ये सज़ाएँ हुई हैं वो KP में ज़्यादातर लोग बैठे हुए हैं, तो वो भी नहीं रहेगी। तो ये सारे मुश्किलात KP की हैं, तो इसके साथ उनको अब डील करना। ठीक है आमिर साहब, हमें हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं उन्होंने ज्वाइन किया है पेशावर से और लाहौर से। पेशावर से ब्यूरो चीफ हैं मुमताज़ बंगश, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और लाहौर से नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी थोड़ी सिचुएशन की अपडेट ले लेते हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी शायद मैं आपसे शुरू करता हूँ कि आप ज़रा हमें लाहौर की सिचुएशन और ओवरऑल पंजाब की जो अब तक इत्तलाएँ हैं बता सकें कि आज PTI का एहतजाज कैसा रहा। जी बिल्कुल आमिर साहब, आज लाहौर के अंदर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शो अच्छा नहीं था। बड़ी तादाद के अंदर अवाम को निकालने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो नाकाम रही है। 14 हलकों के अंदर और इस तरह सूबाई हलकों के अंदर जो है आज यकीनी तौर पर एहतजाज हुआ है, लोग निकले हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद में जिस तरह हम कह सकते हैं कि अच्छा एहतजाज होगा, वो एहतजाज आज दिखाई नहीं दिया है। उसकी एक मेन वजह यह थी कि एक दिन पहले कोई पॉइंट जो है वो मुकर्रर नहीं किया गया था। आज मुख्तलिफ हलकों से लोग निकलते थे, रैली की सूरत में निकलते थे, लेकिन क्योंकि पुलिस की भी भारी नफरी जो है वो तैनात थी, अहम शहरों के ऊपर तैनात थी। जो मेन पॉइंट हैं जिस तरह लिबर्टी चौक है, मीनार पाकिस्तान है, मेन जहां पे कहा जाता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज लाजमी होता है, यहां पे कोई ना कोई लोग आते हैं, तो वो आज दिखाई नहीं दिया। आज सबसे जो अहम पॉइंट था वो जो MPs थे, तमाम डिप्टी ऑपोजिशन लीडर मोइन रियाज क्रैशी और उनके साथ फरूक जवेद मून और दीगर MPs जो हैं, उन्होंने सुबह के वक्त जो है पाइन एवेन्यू रोड के ऊपर जो है वो रैली निकालने की कोशिश की। वहां से उन्होंने पंजाब असेंबली जाना था, लेकिन मौके पर ही जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अब उनको रिहा कर दिया गया क्योंकि स्पीकर पंजाब असेंबली मलक अहमद खान ने जो है आज फ्लोर के ऊपर कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि कोई भी जो है वो हिरासत के अंदर ना रहे। तो डिप्टी ऑपोजिशन लीडर बाद में पंजाब असेंबली आए, उन्होंने गुफ्तगू भी की कि आज सुबह के वक्त हमारे साथ जो है वो अच्छा नहीं हुआ, गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। तो अगर ओवरऑल पंजाब की भी सर मैं आपको बात बताऊं तो पंजाब के अंदर जगह जगह रैलियां जरूर कहा जाता है कि निकाली गई हैं, आवाम को निकाला है आलिया हमजा ने, लेकिन जो इंपैक्ट होना चाहिए था, जिस तरह कहा जा रहा था कि ये नुक्ता अरूज होगा 5 अगस्त को, पता नहीं कितना बड़ा एहतजाज होगा, तो ये बड़ा एहतजाज जो है इस मर्तबा वो नहीं हो सका। लेकिन छोटे छोटे एहतजाज तमाम हलकों के अंदर जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किए गए हैं। उनको सोशल मीडिया पे भी आपके ख्याल में ये हुकूमत की जो पकड़ दकड़ की पॉलिसी थी वो कारगर रही कि उसकी वजह से डर खौफ का एलिमेंट रहा, या PTI की अपनी जो स्ट्रेटजी थी कि लाए अमल का उन्होंने बड़ी लेट अनाउंस किया, फिर उनकी आपस की लड़ाइयाँ मार कुटाइयाँ और लीडरशिप का फुकदान, क्या फैक्टर आपके ख्याल में रहा ज़्यादा? सर दोनों फैक्टर हैं आमिर साहब, इसके अंदर दोनों फैक्टर हैं। हुकूमत की हिकमत अमली बड़ी कामयाब रही। 2 दिन पहले से पकड़ दकड़ का सिलसिला जो है वो जारी था। इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दावा करती है कि उनके लोग जो हैं उनकी पकड़ धकड़ का सिलसिला जो है वो जारी रहता है, मुकदमात जो हैं उनके ऊपर होते हैं। तो आज जो सूरत हाल थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो अगर हम देखें ओवरऑल तो हिकमत अमली कोई कामयाब नहीं थी, कोई बड़ा शो जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर सकी है। लाहौर शहर के अंदर पहले कहा जाता था कि किनाल रोड और मुख्तलिफ रोड्स के ऊपर जो है लोग निकलते हैं बड़ी तादाद के अंदर। जमान पार्क के बाहर भी आपने भी देखा होगा कि अक्सर वहां पे कोई ना कोई एहतजाज जरूर पहुंचता है। तो आज जमान पार्क के बाहर भी कोई नहीं पहुंच सका, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, गली मोहल्लों के अंदर, आम जगह के ऊपर जो है वो एहतजाज हुए हैं, तमाम हलकों के अंदर हुए हैं, लेकिन उसका कोई इंपैक्ट नहीं आ सका। एक बड़ा एहतजाज जो इन्होंने सोचा हुआ था, कल मैंने आपके प्रोग्राम में बताया था ये कोशिश करेंगे शायद इकट्ठे होकर निकलें, तो इन्होंने कोशिश की थी कि लाहौर हाईकोर्ट के बाहर जमा हो जाए तमाम लोग, लेकिन वो पहले से इनकी जो प्लानिंग
प्लानिंग थी वो लीक आउट हो चुकी थी। उसके बाद इन्होंने कोशिश की कि तमाम रुकने पंजाब असम्बली और आलिया हमजा ये लोग जो हैं वो पंजाब असम्बली की तरफ रैली की सूरत में आएंगे, लेकिन वो भी मौके पर पुलिस पहुंच गई तो वो भी एक बड़ा शो जो है वो नहीं हो सका। इसके साथ कई छोटे छोटे शो शौकत बसरा गुलबर्ग में एक जगह पे नजर आए, लेकिन उसके बाद वो भी कहीं दिखाई जो है वो नहीं दिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना मौकफ है, उनका कहना है कि पुलिस बहुत ज्यादा थी, पकड़ धकड़ थी, मुकदमात हो रहे हैं, तो इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज मुकम्मल तौर पर हम ये कह सकते हैं कोई बड़ा शो नहीं कर सकी है पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर। मैं आपकी इजाजत से जरा मुमताज आपकी तरफ आता हूं कि केपी की जरा सिचुएशन समझाएं कि वहां क्या हुआ, पेशावर बिलखुसूस और केपी ओवरऑल। अच्छा आमिर साहब, सूरत हाल ये थी कि यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लीडर्स जमा हुए थे। एक तो ये है कि उनके दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी और हर एक का एक दूसरे के साथ मुकाबला नजर आ रहा था। दरअसल मसला ये था कि ये पार्टी इख्तिलाफात जो है आज उससे पार्टी को जो नुकसान पहुंचा, इससे मुस्तकबिल को उनको एक लाहेअमल बनाना होगा। मिसाल के तौर पर पार्टी के जो सूबाई सदर थे जुनैद अकबर, वो सवात और मलकन जीर के इलाकों में उसने ये शो करना था और चकदरा के मुकाम पे वो जमा हो गए थे, लेकिन उनकी तादाद इतनी कम थी कि वो उसको दोपहर ही से आती ही एक मुख्तसर सी तकरीर के बाद उन्होंने मतलब से वो खत्म कर दिया। दूसरी जानिब यहाँ पे जो आतिफ खान है, शहराम तरक्की है, असद कैसर है, ये लोग जो थे इन्होंने शो करना था अंबार इंटरचेंज पे। वहां पे जब उनको पता चला कि लोगों की तादाद इंतहाई कम है, जो अली अमीन टपूर पिछले जो एहतजाज के दौरान लोगों को लेके गए थे, उनका ये ख्याल था कि उसी तरह से लोग आएंगे, लेकिन उसी तरीके से जब लोग नहीं आए तो उन्होंने मोटरवे को दोनों तरफ से बंद कर दिया। अब आम लोग जो है वो भी उस पर जमा हो गए, तो उससे थोड़ी बहुत उनकी वो साख तो बच गई, लेकिन यह है कि पीटीआई के जो अपने कारकुन थे वो उसमें मौजूद नहीं थे। मोटरवे बंद करने से जितने लोग जमा हुए वहां पे उन्होंने खिताब जरूर किया, लेकिन उस लिहाज से ये शो कामयाब इसलिए भी नहीं रहा कि मर्दान से, सवाबी से और चरसदा से जितनी लोगों ने आना था उस तादाद में वो लोग नहीं आ सके। जहां तक पेशावर की बात है तो अली अमीन टपूर ने यहाँ पे मुकम्मल तैयारी कर रखी थी, लेकिन यहाँ पे भी पेशावर के अपने जो लोग थे, अपने जो लीडर्स थे, वो भी उसी तादाद से, उस लिहाज से लोगों को लेके नहीं है। मिसाल के तौर पर सूबाई वज़रा जो थे, तैमूर जगड़ा और कमरान पंकज जैसे लोग थे, वो तो कहीं पे नजर नहीं आए। कमरान पंकज तो बल्कि सवाबी में मौजूद थे, वो सवाबी में देखे गए, तो जाहिर है उनकी तरफ से उनके लोग कैसे आते। चंदाना गुलजार MNA है, वो इस्लामाबाद चली गई, अब उसके लोग जो थे उसके नजर नहीं आए। जितने भी दीगर MNA MPs थे उनकी तरफ से जो लोकल लोग थे उनकी तरफ से तो थोड़े बहुत लोग जरूर देखे गए, लेकिन ज्यादातर खैबर जिला के जो लोग थे वो उसमें मौजूद थे। पेशावर के MPs और MNAs की जानिब से जो शो था, जो तादाद थी वो पूरी नहीं हो सकी। मुमताज बताया जा रहा था कि कल भी बात हुई कि सवाबी में उनका मेन जलसा है, जहाँ पे महमूद खान अचकज़ई और उनकी जो अपोजिशन इत्तेहाद है उन सब ने पहुंचना था, वहाँ क्या सूरत हाल रही? सवाबी में जो महमूद अचकज़ई और दूसरे जो लीडर्स थे उन्होंने पहुंचना था, वो तो नहीं पहुंच सके। अलबत्ता आतिफ खान, असद कैसर, शहराम तरक्की, ये लोग वहां पे मौजूद थे, लेकिन वहां पे भी शो इंतहाई मायूस कुन रहा। जिस तरह मैंने बताया कि वो अंबार इंटरचेंज पे एक बड़ा ग्राउंड है, वहां पे उन्होंने ये शो करना था, लेकिन जब उनको मालूम हुआ कि लोगों की तादाद इंतहाई कम है तो उससे पहले, पहुंचने से पहले मोटरवे को बंद कर दिया गया और मोटरवे के ऊपर उन्होंने मैदान सजा लिया। इसका नुकसान ये हुआ कि सारे लोगों को ये मालूम हो गया कि जो आम लोग थे वो दरअसल उन्होंने रास्ता रोक दिया था ताकि आम गाड़ियां भी उसमें शामिल हो सके और लोग पैदल भी आए जाए, ताकि लोगों को यह अंदाजा हो सके कि उनकी तादाद काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो तादाद नहीं बढ़ सकी। जो पिछली दफा जो इन्होंने शो किया था, अली अमीन टपूर जब सूबाई सदर थे, उस वक्त जो सूरत हाल थी उस तरह से वो चहल पहल जो है उस पर नजर नहीं आई। और फिर अली अमीन टपूर ने अपने पेशावर में भी उस तरह से वो शो नहीं किया जिस तरह से होना चाहिए था। इवन अभी अब से थोड़ी देर पहले ये जो रैली थी वो खत्म हो गई और उसने बलाइसार के आगे उससे खिताब करना था, लेकिन वो खिताब किए बगैर चले गए वजीर आला हाउस और लोग वहां पे जो कारकुन थे वहां पे मौजूद पाए गए, लेकिन उन्होंने खिताब तक नहीं किया। तो इसका मतलब यह है कि जिस तरीके से सोचा गया था इसमें, हमें सब एक और बात मैं ये बताऊं कि इसकी बड़ी वजह ये भी थी कि पिछले जितने भी एहतजाज हुए थे वहां पे जो ट्रांसपोर्टेशन का जो मसला था वो कोई नहीं था, क्योंकि अली अमीन टपूर की जानिब से ये एहतमाम किया जाता रहा कि वो जितनी भी वो ट्रांसपोर्ट का इंतजाम था वो अपने तौर पे करते रहे। लेकिन सवाबी जाने के लिए जो चरसदा से लोग जाते हैं या जो मर्दान से लोग जाते हैं, जाहिर है कारकुनों की इतनी हैसियत नहीं होती कि वो गाड़ियां लेके जाएं और या
फिर वहां उनके लिए इंतजाम कर रहे, जो MNA MPs थे उनकी तरफ से भी कोई इंतजाम नहीं किया गया था। तो इसकी एक वजह तो ये थी कि वहां पे लोग जो है बहुत कम देखे गए और लोग निकले नहीं है, क्योंकि उनके पास उनकी ट्रांसपोर्ट का कोई इंतजाम नहीं था। तो यहाँ पे ये कल मुमताज आपसे बात हुई थी कि ये लॉजिस्टिकली कैसे मुमकिन हो पाएगा कि महमूद खान अचगरी और अपोजिशन इत्तेहाद के जो लीडर हैं वो पहले वो नेशनल असम्बली में एहतजाज करेंगे, उसके बाद वो डयाला जेल जाएंगे, तो कैसे वो सवाबी पहुंच पाएंगे। तो आज आप कह रहे हैं कि वो नहीं पहुंच पाए और वहाँ का सवाबी का बेंच शो था वहाँ भी कोई इतना कामयाब नहीं रहा, यही कह रहे हैं आप? बिल्कुल, वो लोग तो वहां पे पहुंच नहीं सके। और दूसरी बात यह कि कारकुनों को भी यही बताया गया था कि लीडर्स जो है वहां पे पहुंचेंगे और वहां सबसे बड़ा शो होगा, लेकिन वो लीडर भी नहीं पहुंचे और कारकुन भी नहीं पहुंचे। और फिर ये जो अजला जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वहां से वो कारकुनों को निकालते, जो MPs MNAs थे, वो भी मतलूबा तादाद जो है वहां पे लाने में नाकाम रहे। तो इसकी एक वजह ये भी है। और दूसरी वजह यह है कि चूंकि जुनैद अकबर ने जो कि सूबाई सदर हैं उसको चकदरा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तो जाहिर है फिर लीडर्स जो हैं, जब एक लीडर ना हो और कोई किसी एक की जिम्मेदारी ना हो तो फिर ऐसे ही होता है। अब सवाबी में मतलब कोई इसे इजराई तौर पर आप ये कह रहे हैं कि पहले ही फुकदान था कि आपस में ताउन का, और अली मीन गंडापुर जो हैं वो अपना पेशावर की रैली के अंदर इंटरेस्टेड थे, और ये इतलाएं भी आ रही थी कि वो जुनैद अकबर को या बाकी पार्टी के दूसरी जगहों पे जिस तरह के माजी में हुकूमती वसाइल भी इस्तेमाल कई दफ़ा किए जाते हैं वो नहीं किए जा रहे। तो क्या मेजर फैक्टर क्या रहा? आपस की लड़ाइयाँ रही या थकावट रही, क्या रहा? बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। जो आपस की लड़ाइयाँ हैं, जो इख्तिलाफ है, वो खुल के सामने आया। बल्कि एक तरह का मुकाबला था कि जुनैद अकबर और उसके जो लोग हैं, जो आसिफ खान है, शहरान तरक्की, असद कैसर या दीगर जितने भी लोग हैं, वो बड़ा शो करते हैं, या अली अमीन गंडापुर पेशावर में बड़ा शो करते हैं। तो अली अमीन गंडापुर की जानिब से तो यहाँ पे वसाइल इस्तेमाल किए गए, लेकिन जो सवाबी का शो था वहाँ पे कोई किसी किस्म के किसी लीडर ने कोई ना अपनी तरफ से वसाइल इस्तेमाल किए और ना ही हुकूमत की जानिब से वहाँ पे वसाइल का इस्तेमाल किया गया। नतीजा ये निकला कि बाहमी इख्तिलाफ के नतीजे में हर एक जो है वो उसको अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा था, किसी एक शख्स को ये जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। तो इसलिए भी ये मसला पेश आया। सवाबी का भी नाकाम रहा और यहाँ पे जो पेशावर है वो भी उस पर इतनी तादाद जमा ना हो सकी। ये जो पुराना तरीकाकार टैक्टिक है कि मोटरवे जब रोक ली जाती है तो जाहिर है कि जो ट्रैफिक की गाड़ियाँ, जो नॉर्मल पैसेंजर्स होती हैं, उनकी गाड़ियाँ भी इकट्ठी हो जाती हैं, तो उससे लगता है कि ये जुलूस बहुत बड़ा है। मगर यहाँ पे अपने ही सूबे में मोटरवे को रोकना और अपने ही सूबे में ये ना कर पाना, ये कितना का बड़ा सेटबैक है PTI के लिए? ये बिल्कुल मुनासिब नहीं था। वहां पे जो लोग रुक गए थे वो लोग काफी मतलब इश्तिहाल में थे और उनका कहना ये था कि अगर इन्होंने ये करना ही था तो पहले से बताना चाहिए था, ताकि लोग GT रोड का इस्तेमाल करते। तो काफी अच्छा, एक और वजह उसकी ये भी देखी गई कि 3 बजे का टाइम दिया गया था लोगों को और सख्त गर्मी थी उस वक्त। तो कारकुन जितने भी थे दूर दराज के इलाकों से जिन्होंने आना था वो तो पहुंच चुके थे, लेकिन वहां पे कोई लीडर मौजूद नहीं था। जिन लीडर्स का मैंने जिक्र किया सवाबी में, वहां पे उस वक्त कोई लीडर मौजूद नहीं था। काफी चंद घंटों के बाद ही वो जब वहां पे पहुंच गए तो वहां से लोग जाना भी शुरू हो चुके थे। तो एक वजह तो ये थी। और दूसरी वजह उसकी ये थी कि जब मोटरवे बंद कर दिया जाता है तो जाहिर है लोगों में इश्तिहाल आता है। वहां पे जो कारकुन थे वो भी वहां से हटने शुरू हो गए और कुछ लोग वो भी इसका बुरा मनाते रहे कि बजाय इसके कि वो अपने कारकुनों को एक खास जगह पे जमा करते, मोटरवे को दोनों तरफ से बंद कर दिया। तो आम लोगों के लिए तकलीफ देना न सिर्फ ये मुमताज, एक और पहलू ये भी था कि एक बहुत बड़ी तादाद को 10-10 साल की 9 मई और 26 नवंबर की सजाएं हो चुकी हुई हैं, तो वो काफ़ी सारे लोग मफरूर थे। तो मफरूर कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया और जिनको अभी तक सजाएं दी हुई मुकदमात हैं, क्या ये डर का फैक्टर था कि वो सामने नहीं आना चाह रहे थे? बिल्कुल नहीं आमिर साहब, और ये तो इनकी अपनी हुकूमत है, ये कौन उनको गिरफ्तार करता? नहीं, तो पुलिस ये नहीं, सजाएं तो यहाँ पे एक डर है ना कि जो बहुत प्रोमिनेंटली एक्टिव नजर आएगा तो इस बात का खदशा उसको हो सकता है कि जी मुझे भी 10 साल की कैद सुनाई देगी, क्योंकि मुकदमात तो सब पे हैं। ये एक फैक्टर है कि बाज लोग ऐसे थे कि वो खुल के सामने इससे भी नहीं आना चाहते कि आज भी सजाएं सुना दी गई,
चंद दिन पहले भी सुनाई गई, तो उनके जहनों में इस किस्म के डर तो मौजूद हैं, लेकिन वो लोग जो ये डरते हैं वो तो मुकम्मल तौर पर वो अपने आप को इलूफ समझते हैं, वो तो उस पर आती ही नहीं है, तो उन्होंने तो हारा ही नहीं था। आम कारकुन जो है जाहिर है उनको तो ये डर नहीं होता कि वो या नाहाल हो जाएंगे या उनको सजाएं हो जाएगी, वो तो उस पर आते हैं। आम जो कारकुन था वो तो उसमें मौजूद थे, लेकिन लीडर्स की सतह पे जो छोटे छोटे जो यूनिवर्सल तहसील वाइज की उस पे जो कारकुन थे, जो लीडर्स थे, वो नजर नहीं आए। इसकी वजह ये भी है कि जितने भी ये बड़े लीडर्स हैं ये अपने अपने हलकों में ज्यादा मुतहरिक दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है, मतलब जो मर्दान की सूरत हाल देखे वहाँ पे जो एमपीज हैं, एमएलएज हैं, वो दो हिस्सों में तकसीम हो चुके हैं, दो वाज़ेह ग्रुप बन चुके हैं, तो इसकी एक वजह तो ये भी है। दूसरी जानिब हम पेशावर में देखते हैं तो यहाँ पे भी ग्रुपिंग मौजूद है। अब जो कम अज कम जो सूबाई साबिक वज़रा थे उनको तो कम से कम यमीन के साथ मौजूद होना चाहिए जब एक दफा फैसला हो गया। अच्छा बंगश साहब, इसमें इस बात का ये फैक्टर कितना इम्पैक्ट किया है इसने पूरी तहरीक को कि जो वर्कर है पीटीआई का वो इस लीडरशिप को इतना ट्रस्ट नहीं कर रहा, या इस कॉल को जिस तरह लीडरशिप ने इतना सीरियसली नहीं लिया या कोई सीरियस तैयारियां नहीं नजर आई, इस तरह लोगों ने भी इसको इतना सीरियस नहीं लिया, ये फैक्टर कितना है? लोगों और वर्कर से ज्यादा लीडर जो है वो मैटर करते हैं। अब अगर एक लीडर ये चाहे कि मैं सिर्फ अपने जिले में जो शो है उसको ज्यादा कामयाब बनाऊं और किसी और जिले में वो जरा उसके नीचे रहे, तो ये मेरा ख्याल है ये पार्टी को नुकसान देते हैं। तो यही सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा में देखने को मिली। अब इनको चाहिए था कि जिस तरह पहले ये सवाबी इंटरचेंज पर ये शो ऑफ पावर करते थे, अगर उस तरह से करते तो मेरा ख्याल है ज्यादा मुनासिब होता। किसी जिले से या किसी इलाके से अगर कारकुनों की तादाद कम भी होती तो वो ज्यादा फील ना होती, लेकिन अब चूंकि इन्होंने पेशावर में अलग, चकदरा में अलग और सवाबी में अलग अलग इंतजाम कर रखे थे और इनने लीडर्स को भी तकसीम कर दिया था। जब लीडर्स तकसीम हुआ तो जाहिर है फिर वो मसला जो है वो मजीद बढ़ जाता है उनकी शमूलियत का। मंगेश साहब आपकी इजाज़त से शाहिद के पास दोबारा जाना चाहूँगा। शाहिद, ये हमें बताया गया था कि पहले ये नुक्ता रूज बताया गया, फिर हमें बताया गया कि ये आगाज़ होगा, ये ऑन गोइंग तहरीक रहेगी। आज के इस सेटबैक के बाद जो है आपको क्या लगता है लाहौर में और पंजाब में ये आगे इनकी तहरीक के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा? वर्कर के अंदर से क्या वाइब्स आ रही हैं पीटीआई के? जी आमिर भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। आज का जो फैक्टर है ये बहुत मायूस किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, बहुत ज्यादा मायूस किया। उसकी मेन वजह जो है वो लीडरशिप है। इस वक्त जो मौजूदा लीडरशिप है उनको कम से कम जो है वो सामने आना चाहिए था, लेकिन जब लीडरशिप की बात सुनते हैं वो अपना बताते हैं कि इतने इतने मुकदमात हैं, इतने ज्यादा हमारे ऊपर जो है वो छापे पड़ रहे हैं, थ्रेड है। तो ये तमाम चीजें हैं कि कारकुनान उस वक्त साथ चलता है जब लीडर खड़ा होता है सामने। जिस तरह बंगश साहब बता रहे थे कि आज उधर भी तकसीम हो गए और उस तरह से लीडर नहीं पहुंच सके, तो लाहौर शहर की बात करें या पूरे पंजाब की बात करें, एक आलिया हमजा हमें मुख्तलिफ जगह पे दिखाई दी, लेकिन वो भी आज लाहौर के अंदर थी, मॉनिटरिंग वो करती रही है। लेकिन वही वाली बात है कि जितनी बड़ी तादाद के अंदर इन्होंने कहा था, जो बनाया गया था कि 5 अगस्त को नुक्ता अरूज होगा, बहुत बड़ा शो होगा, तो वो चीज नहीं हो सकी। यहाँ तो अनाउंस ना किया जाता इस तरह से कि ये 5 अगस्त जो है एक बहुत बड़ा दिन के तौर पर हम इसको लेंगे, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो नहीं नजर आया। बहुत शुक्रिया। शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, लाहौर से हमें अपडेट कर रहे थे, और ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज बंगश हमें पेशावर से अपडेट कर रहे थे। मैं ज़रा इसका एक डिटेल थोड़ी सी कि ये जो शेख वकास अकरम साहब के ऊपर ये अब तलवार लटक रही है, वैसे तो जब गवर्नमेंट किसी को ये यहाँ पे सूरत हाल ऐसी है कि अगर वो डिसाइड कर लें तो ये मुकदमात भी हैं, मगर ये जो गैर हाज़िरी के ऊपर जो है इसकी तारीख ये है कि ये 10 अगस्त 2022 को राजा परवेज़ अशरफ के स्पीकर के होते हुए तो मियां मोहम्मद सुमरो साहब जो है उनकी 40 दिन की एब्सेंटीज़म था, तो उसके ऊपर जो है उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था आर्टिकल 64(2) के तहत आइन के। और उसके बाद उनकी जो है सीट के ऊपर फिर बाई इलेक्शन हुआ था, अदालत ने भी उनकी वो प्री एक्सेप्ट नहीं की थी। अभी देखना ये है
कि उसके अंदर मैं समझता हूँ एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि अगर इन्होंने लीव ली हो, बताए हों अपनी वजूहात कि मैं किन वजूहात की वजह से अटेंड नहीं कर पाया, तो फिर वो शायद उसका असर कम होता है और उसका इनके बचाव का तरीका हो सकता है, वरना ये तलवार भी वकास अकरम साहब के ऊपर लटक रही है। ठीक है आमिर साहब, ये सारी सिचुएशन इस पे मज़ीद भी बात हो सकती है, लेकिन यहाँ पे इस वक्त ब्रेक का वक्त हुआ और हम बात करना चाह रहे हैं थोड़ी सी ये जो सीरीज़ ऑफ ट्वीट्स है फ्रॉम ट्रम्प अगेंस्ट इंडिया। अब इसके जो हैं इंडिया के भी कुछ रिस्पॉन्सेज जो है वो सामने आ रहे हैं, और जो इसमें एक सवाल ये उठाया जा रहा है कि पाकिस्तान की पोजिशनिंग क्या है इन टैरिफ्स के हवाले से। इसको ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और आमिर साहब, बात करेंगे ये जो ट्रंप ने आज गालिबन इंटरव्यू में 24 आवर्स का अल्टीमेटम दिया है टैरिफ इंक्रीज के लिए इंडिया को। जी, ये इंडिया का जो है ना मुश्किल वक्त मज़ीद मुश्किल होता जा रहा है कि कल जो है प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है ट्वीट के ज़रिए कहा था कि रूस के ऊपर जो उन्होंने कहा था पेनल्टी लगाना है, और क्योंकि इंडिया की तरफ से ये ऐलान किया जा रहा था कि वो अपनी सप्लाई जो है रूस से तेल जो है वो दरामद करते रहेंगे, तो उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप का एक कल ट्वीट आया था कि वो अनकरीब जो हैं वो इस पेनल्टी को अनाउंस कर रहे हैं, और काफ़ी सख्त अल्फाज में उन्होंने इंडिया की सरजनिश की। तो आज उनका प्रेस टॉक के अंदर जो है उन्होंने मज़ीद ऐलान किया कि 24 घंटे में ये करने वाले हैं। पहले ये इशारे ये आ रहे थे कि 25% उनके ऊपर टैरिफ पहले लग चुका हुआ है, तो पेनल्टी भी शायद जो है ये कहा जा रहा है मीडिया में कि 25% पेनल्टी भी होगी। और अगर ये इंडिया का इस तरह का मज़ामती रवैया ही रहा तो प्रेसिडेंट ट्रंप का अभी तक का जो एक स्टाइल नज़र आया है, इस बात का भी इम्कान हो सकता है कि ये 50 से 100 पे चला जाए। और इंडिया की तरफ से उसका जो जवाब आया है, इंडिया ने एक थोड़ा सा मज़ामती किस्म का, पहले उन्होंने ज़रा खामोश रहे, मगर आज उनकी तरफ से जो फॉरेन ऑफिस के उनके ओपिनियन आया है, उन्होंने कहा जी ये बहुत ही अनरीज़नेबल है और अनजस्टिफाइड है। और उन्होंने कहा कि क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो है वो ख़ुद जो है रशिया से 2024 के अंदर 67 बिलियन की जो है चीज़ें वो ले रहा है, और सिर्फ एनर्जी में नहीं, फर्टिलाइजर्स, माइनिंग प्रोडक्ट्स, केमिकल्स और जो है आयरन एंड स्टील ले रहा है। और अमेरिका ख़ुद जो है रशिया से यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, प्लेडियम, ईवी इंडस्ट्री के लिए फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स ले रहा है। तो ये उनकी तरफ से ये कहना है कि ये मुनाफिकाना है। मगर अब सूरत हाल ये है कि ये एक बहुत बड़ा इंडिया के लिए एक सवाल हो गया है। मैं क्विकली ज़रा फिगर्स बता दूं कि इंडिया पहले ही, अमेरिका उसका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, मगर रशिया को उसकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 66 बिलियन डॉलर्स की उनकी एक्सपोर्ट्स हैं। और ऑयल के अंदर अल जज़ीरा के मुताबिक जो है वो 60 बिलियन डॉलर्स की उनकी जो हैं 48 बिलियन डॉलर्स की, चाइना के बाद सबसे ज़्यादा उनकी इंपोर्ट है 48 बिलियन डॉलर की। और जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स की मैं देख रहा था, वो कह रहे हैं कि 2 साल से कम ये अमाउंट जो है 130 बिलियन डॉलर्स की सालाना ट्रेड 2 साल में इंडिया ने की है ऑयल के अंदर, क्योंकि इंडिया वहाँ से लेता है, फिर जिस गुस्से का इजहार प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी किया, उसको रिफाइन करके जो है गुजरात के अंदर वो दुनिया भर में सप्लाई करता है। तो ये मैं चाहूँगा कि हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जिन्ना इंस्टीट्यूट सलमान ज़ेरी साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी सलमान, ज़रा आप इस पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, ज़रा हमें समझाएं कि ये अब मामलात किस तरफ जा रहे हैं और इंडिया के लिए क्या इसके खदशात हैं और हमें इसको कैसे देखना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया आमिर मतीन साहब शो में दावत देने का। देखिए, एक अनप्रेसिडेंटेड सी एक सूरत हाल सामने आई है जिसमें कि ये नज़र आ रहा है कि इंडिया और अमेरिका के सिफारती ताल्लुकात एक 30 साल के मोमेंटम के बाद जो हैं वो टूटते नज़र आ रहे हैं और एक ऐसी नहज पे पहुंच गए हैं जहां पे इंडिया ने अनकैरेक्टरिस्टिकली एक शिकायत का लहजा अडॉप्ट करते हुए उन्होंने ये अपील की है
कि देखिए हमारे साथ कितना बुरा हो रहा है, हमें कैसी कैसी चीज़ों का जवाब देना पड़ रहा है और कैसा तजाद है कि अमेरिका जो है वो उन्हीं पार्टनर से खरीद रहा है और हमें भी उनसे खरीदने में मना कर रहा है। तो आजकल की जो और अभी कुछ देर पहले भी एक और धमकी दी गई प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि अगर ये ना किया गया, हमारी बात ना मानी गई तो और मजीद टैरिफ्स बढ़ा दिए जाएंगे। इंडिया का इन्हिसार और इसकी इकोनॉमी का इन्हिसार अमेरिकन इकोनॉमी के साथ था और उनकी बतदरीज जो एडमिनिस्ट्रेशंस थी उन पे एक सियासी एक इन्हिसार था। अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, जिनके ऊपर इन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की और बिलखुसूस रिपब्लिकन जो इसका पूरा तसलसल था प्रेसिडेंट ट्रंप की कैंपेन में, वो बार बार इंडिया का नाम लेते थे। वो मुझे याद है हाउडी अमेरिका, फिर जो है अब की बार ट्रंप सरकार पिछले इलेक्शन में, मगर उनकी टाइमिंग गलत रही कि पिछले इलेक्शन में वो समझते थे वो जीतते जाएंगे तो वो हार गए। इस दफ़ा उन्होंने कोई उनकी कैंपेन में हिस्सा नहीं लिया तो वो जीत गए। ये फैक्टर है। जी बिल्कुल, ये भी फैक्टर है और ये भी कि इंडिया बैंक कर रहा था इन्वेस्टर्न कैपिटल्स पे और जिस तरीके से उसका पूरा नैरेटिव था वो इन लोगों की लीडरशिप पे बैंक कर रहा था और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी इन सारी की सारी रिलेशनशिप्स में, इन तमाम इदारों में। और जिसका जो हैरत अंगेज बात है वो ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि वो एक मर्क्यूरियल एक शख्सियत हैं कि वो किसी भी मिनट बदल जाएं और वही नजर आया कि एक ये मूड की बात लग रही है शायद। प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरीके से किसी की बुरा मान लेते हैं और वो फिर एक सिलसिला चलता है ट्वीट्स का उनका, वही तमाम बातें वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में बड़ी डिसीजंस ले रहे हैं। और जाहिर है इंडिया में आज बहुत सारी इसके बारे में परेशानी है, पेचीदगी है कि ये क्या अगला स्टेप क्या नजर आए। बहुत सारे इंडिया में कमेंटेटर्स ये कह रहे हैं कि शायद ये पाकिस्तान की कारस्तानी है। पाकिस्तान ने पिछले दिनों जाके उनसे मुलाकातें की, लॉबिंग की, हाई लेवल मीटिंग्स की, उसके नतीजे में ये फॉरेन पॉलिसी जो है वो एकदम से बदल गई। लेकिन ऐसा नहीं है। आई थिंक रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन और सदर ट्रंप जो हैं वो ब्रिक्स के तमाम ममालिक को ही वांट टू कट देम टू साइज। चाइना के साथ तो एक बहरहाल एक चल रहा है उनकी ट्रेड वॉर, लेकिन इंडिया और ब्राजील के साथ भी उनका एक अब तनाज़ा शुरू होगा। और सलमान ये इंडिया ब्रिक्स के ममालिक में जो मेन पार्टनर्स हैं उनमें वो वाहिद मुल्क था जिसने कि जयशंकर ने लंदन में ख़ास तौर पे ये कहा कि डी डॉलराइजेशन जिसके सबसे ज़्यादा जो खौफ रहता है प्रेसिडेंट ट्रंप को और अमेरिका को, उन्होंने कहा जी हम इसके हक में नहीं हैं। और फिर गाज़ा की उसमें भी जिस तरीके से उन्होंने पॉलिसी का साथ दिया, तो उसके बावजूद जो है क्वाड का भी वो हिस्सा थे। तो ये इतने सालों से ये रशिया से सिलसिला जारी था। तो अब इज इट जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रंप ये कि वो पेक्यूलियर, जिस तरह आपने कहा कि वो मर्क्यूरियल पर्सनैलिटी है, या कोई पॉलिसी शिफ्ट है? मुझे लगता है कि पॉलिसी शिफ्ट है और कोई भी ऐसी चीज, इतनी बड़ी डिसीजंस जो हैं वो ऑन विम या किसी मूड के तहत नहीं किया जा सकता। जबकि मैंने यही लफ्ज इस्तेमाल किया कुछ देर पहले, लेकिन सदर ट्रंप जो हैं वो ट्विटर पे अपना मूड जाहिर करते हैं। इसके पीछे लेकिन एक गहरी सोच है। उनके एडवाइजर सारे के सारे जो हैं वो इंतहाई कंजर्वेटिव लोग हैं। अगर उनके ख्याल में उनके इमर्जिंग इकोनॉमीज जो हैं, जहाँ पे ये भी देखिए कि इंडिया का जो द राइज एंड राइज ऑफ अ सुपर पावर, अ रीजनल सुपर पावर डज नॉट सिट वेल विद द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। वो नहीं चाहते कि उनके पास कोई ऐसा मुल्क जो है जो कि अपने कद से मगर कल तक पहले तक की तो जो पॉलिसी थी आज जो अमेरिका की, वो चाइना के अगेंस्ट काउंटरवेट के तौर पे वो पॉलिसी सारा चल रहा था, क्वाड वगैरह वगैरह जो है। अब ये जो मैं फिगर्स देख रहा हूँ कि यूक्रेन की वॉर से पहले जो उनकी रशियन इंपोर्ट्स, रशिया से ऑयल की इंपोर्ट्स थी वो 0.2% थी, और अब 23 के जो फिगर्स हैं उसमें वो बढ़ के 0.2 से 2 मिलियन बैरल्स, जो कि 45% ऑफ देयर ऑयल इंपोर्ट्स इस हद तक बढ़ गई। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इसके बाद ये नेक्स्ट ये देखा जा रहा था कि अगले साल, क्योंकि समिट ब्रिक्स का इंडिया में है, कि इंडिया जो है जो ब्रिक्स के अंदर डी डॉलराइजेशन और ये जो सारी पॉलिसी है उस पर स्टिक करता है या नहीं। इसके बाद क्या ऑप्शन है अमेरिका के पास, इंडिया के लिए?
जी आमिर साहब, दो चीज़ें आप देखिए। एक तो ये कि इंडिया के लिए सिक्योरिटी के डोमेन में इंडिया को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का एक रोल दिया गया था। इंडियंस ने बहुत खुशी से कबूल किया था ये रोल, और पूरे साउथ एशिया के लिए और चाइना के लिए काउंटरवेट वो बहुत सालों से बहुत हंसी खुशी ये रोल उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था। जब ये पहलगाम का वाकया हुआ, इसके बाद नजर आया कि उनकी सिक्योरिटी, ना सिर्फ सिक्योरिटी थिंकिंग, उनकी स्ट्रेटेजिक कैलकुलस और यहाँ तक कि उनकी फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी में कि बिल बहुत शैलो हैं ये तमाम चीज़ें। इंडिया वो जंग हार गया, शायद इसकी वजह से एक कैलकुलेशन या एक ख्याल बदला हो वाशिंगटन में। इसी के साथ साथ इंडिया जिस तरह से अपनी सफारत को कंडक्ट करता है, जिन प्लेटफॉर्म्स का नाम आपने लिया, ब्रिक्स की मीटिंग हो, SCO की मीटिंग हो, दीगर मल्टीलैटरल फोरम्स, जहां पे इंडिया बहुत ज्यादा शिकायत और एक मुस्तकिल ये मैसेज देता है अपने पार्टनर्स को कि हमारी बात अगर नहीं मानी तो हम कोई किसी चीज पे साइन नहीं करेंगे। ये पोस्चर यूरोपियंस ने भी देखा है, ये पोस्चर, और बहुत सारे जो सिफारत खाने के लोग हैं वो हमसे जब बातचीत कर रहे होते हैं तो वो ये बताते हैं कि इंडियंस के साथ डील करना या नेगोशिएट करना ट्रेड डील पे, किसी और चीज पे इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि उनको मुस्तकिल उनको ये ख्याल दूसरों को ये बावर कराना जरूरी महसूस होता है कि वो एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, उनकी बात अगर नहीं मानी गई तो फिर कोई भी डील नहीं। ये एटीट्यूड जाहिर है प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरह की शख्सियत हैं, एक डील कटर कहा जाता है, उनके साथ ये चीज शायद ना चले। और जिस तरह आपने कहा कि अगला ब्रिक्स का समिट वहां पे है, प्रेसिडेंट ट्रंप इज नॉट एनामर्ड बाय ब्रिक्स। वो ना सिर्फ इंडिया को वो बल्कि अभी दूसरे पावर्स भी जो हैं और उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उनको एक तरह से वांट्स टू कट देम टू साइज। तो ये चीज अभी अगले कुछ फेजेस में प्ले आउट होगी, लेकिन फिलहाल जो हम देख रहे हैं इट डज नॉट बोड वेल फॉर इंडिया। और इंडिया की ये जस्ट टू अंडरस्टैंड अ बिट मोर अबाउट इट कि हम इसके ऊपर आते हैं कि इंडिया का जो अब रिस्पॉन्स क्या होगा और वो किस तरह से डील करेंगे इस सारी सिचुएशन के साथ। लेकिन गोइंग बैक टू द फैक्टर्स जिन्होंने एड अप किया है ट्रंप की इस पॉलिसी में, अभी आपने जिक्र किया कि जिस तरह से ये जो पिछला कॉन्फ्लिक्ट हुआ पाकिस्तान और इंडिया का, और इंडिया की पोस्टिंग थ्रू आउट, अभी हमने देखा कि उनकी असेंबली में भी जो बातचीत होती रही वो यही होती रही कि वी डिड नॉट लिसन टू ट्रंप, और ट्रंप की कोई वैल्यू नहीं थी उनके कहने पे कुछ, जबकि दूसरी तरफ ट्रंप जो थे वो ये क्लेम करते रहे कि मैंने कहा और मेरा कहना मान लिया गया। तो ही डिड नॉट लाइक द वे इंडिया डिड नॉट वेलकम ट्रंप्स रोल। क्या ये भी एक फैक्टर था इस पूरी पॉलिसी शिफ्ट के अंदर? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने 20 दफ़ा ये बात कही होगी ट्विटर पे या अपनी स्पीचेस में, और इंडिया ने 20 से ज़्यादा दफ़ा इस बात को डिनाई किया। इसी के साथ साथ जो पाकिस्तान की इससे कबल जो बैक चैनल चला और जिसमें कि मिडल ईस्ट के जो पार्टनर्स थे, कतर, UAE वगैरह, इनकी हुकूमतें वो मुस्तकिल ये बताती रहीं कि इंडिया जो है वो बात नहीं मान रहा। तो जब दूसरे मुल्क सालिसी करने की कोशिश करते हैं या गुड ऑफिसेज अपने मुहैया करते हैं या जो भी डिप्लोमेटिक तरीक़ाकार अपनाते हैं, उनकी एफर्ट्स को रबिश करना और कहना हम नहीं मानेंगे क्योंकि हमने ठान लिए कि ये बायलैटरल तरीके से ही होगा, और ये इस चीज़ को आउटराइट रिजेक्ट करना, ये एक डिप्लोमेटिक न सिर्फ ब्लंडर था, ये एक ऐसे शख्स के साथ और ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो खुद भी सेंसिटिव है। अगर इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स या उनकी अपनी जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं उनमें अगर ये बात बुरी मानी जाती है तो मानी जाए, लेकिन इंटरनेशनल पार्टनर्स को इंडिया ने ज़रूर गुस्सा भी दिलाया है और उनको नाराज भी किया है और अपने आप को। सलमान, ये बताइएगा कि इससे पहले जो इंडिया का नज़र आया कि वो ब्रिक्स और SCO में वो ग्लोबल साउथ के साथ इतना नहीं जा रहे थे जितना कि अमेरिका के साथ जा रहे थे। अब इस पॉलिसी शिफ्ट को, जिसे आप पॉलिसी शिफ्ट कह रहे हैं, तो ये बात कहाँ रुकेगी? क्योंकि इंडिया अभी भी मज़ाहमत कर रहा है, उनकी जो आज की प्रेस रिलीज़ है वो नहीं बंद कर रहे अपनी ऑयल इंपोर्ट्स भी, और आर्मामेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था। तो ये क्या ट्रंप की बात यहाँ रुकेगी या ये 50 से 100% भी टैरिफ हो सकता है? मुझे लगता है 50 से 100% शायद ना हो, इसकी धमकी ही काफ़ी होगी शायद। देखिए, जब नॉन टैरिफ बैरियर्स आप खड़े करना चाहते हैं किसी भी मुल्क के खिलाफ, तो सिर्फ यही नहीं कि आपने टैरिफ कितना लगा लिया,
और मुख्तलिफ चीज़ों पे मुख्तलिफ टैरिफ्स लगाए जाएंगे। लेकिन इसी के साथ साथ आप एक पूरा एक कल्चर चेंज कर देते हैं। आपने इसी अरसे में देखा है कि अब अमेरिका की हर बड़ी या ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनी जो है उसका हेड जो है वो अमूमन इंडियन होता है। इन सारों को वीज़े दिए गए हैं, इन सारों को एक पूरे पिछले 50 साल से, चाहे वो कोई भी शोबा आप देख लें, वहाँ पे इंडियंस की लीड है अमेरिका में और यूरोप में भी, इंडिया में बिलखुसूस, यूएस में बिलखुसूस। इस कल्चर को भी चेंज किया जा सकता है। जिस तरीके से चाइनीज के वीजे उन्होंने रोक लिए कि अब वो बड़ी आईवी लीग्स में नहीं पढ़ सकते, शायद इस तरह इंडियंस के साथ भी हो जाए। शायद और तरीकों से उनके वीजे रोके जाएं, शायद और तरीके से उनकी रिमिटेंसेस रोकी जाएं। एक और जो हमने तरीका देखा जो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत मौसर तरीके से इस्तेमाल किया, वो ये है कि वेपनाइजेशन ऑफ मल्टीलैटरल फोरम्स, ये अपना फैटफ रिजीम जो है, अगर ये इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करनी शुरू हो गई, ये तमाम वो तरीके हैं जो सिफारती तौर पे अवेलेबल होते हैं। तो टैरिफ रजीम जो है वो शायद हो, शायद उसमें कुछ मज़ाहमत हो जाए, शायद कुछ नेगोशिएशन के थ्रू बात फिर भी बन जाए। बहुत सलमान, बहुत बहुत शुक्रिया आपके करने का। अब ये इंडिया के लिए बड़ी एक मुश्किल सिचुएशन है कि आया वो पहले ही उनकी चीन के साथ जो है एक जंग जारी है, रूस जंग में अपनी में मुब्तला है और उस तरह की उनकी सपोर्ट नहीं कर सकता, और ये फ़ैसला उनका जो अगर ऑयल इंपोर्ट्स उससे बंद करते हैं उनको फाइनेंशियल लॉस भी होता है, और रूस से भी वो रहता है, और अमेरिका से भी 3 ग्रेट पावर्स हैं, तीनों के साथ उनको ये मसला आ गया है। तो ये बहुत बड़े फैसले हैं जो कि इंडिया को करने होंगे। जी बिल्कुल आमिर साहब, और आपके इसी पॉइंट पे प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे क्योंकि वक्त खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।